देखिए, आज के दिन को सेलिब्रेट करने की कई वजह हैं। आज शुक्रवार है, वीकेंड की शुरुआत हो रही है और आज मातृभाषा दिवस भी है। दुनिया में भाषाएं बची रहें, उनकी मिठास आबाद रहे, इसके लिए पूरी दुनिया मातृभाषा के इस जश्न को मनाती है। भारत की बात करें तो भारत में 12 भाषाएं बोली जाती हैं और इन भाषाओं से जुड़ी 270 मातृभाषाएं हैं। इसका जश्न भी हम मना रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर एक अलग ही जश्न चल रहा है और वो है स्नो फेस्टिवल का। अब तक पहाड़ों पर उतनी बर्फ नहीं बसती थी जितनी हर साल बरसती है। गुजरते फरवरी के साथ पहाड़ों पर मायूसी बढ़ रही थी, लेकिन इस महीने के जाते जाते पहाड़ों को बर्फ से आबाद फिर से कर दिया गया है। आपके सामने अलग अलग शहरों की 10 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि पहाड़ों का मिजाज इस वक्त कैसा है। तो हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। यहां पर ताजा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, तो कहीं वहीं पर कुछ ऐसी जगहें हैं जिन पर हैवी स्नोफॉल की वजह से दिक्कतों की सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन तमाम एहतियात बरत रहा है। ताजा बर्फबारी ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों की रंगत बदल दी है। बर्फबारी से यहाँ के पहाड़ों ने मानो सफेद चादर ओढ़ ली है और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। कानाताल में हुई बर्फबारी ने यहाँ के मौसम को खुशनुमा बना दिया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। ये केदारनाथ धाम की ताजा तस्वीरें हैं। यहाँ 2 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। वहीं आसपास के निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से यहाँ के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन तय है, लिहाजा बर्फबारी के बीच यहाँ तैयारियां जारी हैं और आईटीबीपी के जवान भी मुस्तैदी से सुरक्षा तैयारियों में जुटे हैं। बर्फबारी से औली की खूबसूरत वादियां चमक रही हैं और यहाँ सुकून के पल बिताने आए सैलानी खुशी से चहक रहे हैं। यहाँ करीब 1 फीट बर्फबारी हुई है। लंबे इंतजार के बाद यहाँ एक बार फिर स्नोफॉल हुआ है और सैलानी इन पलों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मनाली समेत यहाँ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। यहाँ सोलंग नाला, गुलाबा, रोहतांग और कोठी में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। सोलंग नाला में बर्फबारी के बीच सैलानी पैराग्लाइडिंग का लुत्फ लेते नजर आए। जाहिर है टूरिस्ट यहाँ बर्फबारी का दीदार कर बेहद खुश हैं। आते ही इतना अच्छा लग रहा है और मैं बचपन में आई थी तब भी मुझे कभी इतनी बर्फ नहीं मिली थी यहाँ पे, बट आज बहुत लाइक हेवन, आई कैन फील हेवन हियर। इतना सुंदर है सब कुछ और मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को भी अपनी वीडियोस भेजी है, वो भी इतना राजस्थान में इतना खुश हो रहे हैं, उन्हें वहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि वाह, मतलब बर्फ बहुत अच्छा है सब कुछ यहाँ पे। हम लोग को बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, एकदम ठंड हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट हो रहा है। यहाँ पे आके हमें इतना प्यारा लगा है, इतना ठंडा मौसम हो रखा है, इतनी स्नोफॉल इस समय अनएक्सपेक्टेड थी, इतने दिनों से हो नहीं रही थी। हम जयपुर से हैं, जयपुर में इतनी गर्मी हो रखी है इस समय भी, और यहाँ पे आके हम बर्फ में खेल रहे हैं, इतना मजा आ रहा है, जस्ट फील लाइक हेवन। हाँ, जन्नत फील हो रही है हमें। बर्फबारी के बीच पर्यटकों का उत्साह चरम पर है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और मैदान यहाँ जन्नत का एहसास करा रहे हैं। हिमाचल के डलहौजी में बर्फबारी ने इन सैलानियों की मौज बहार कर दी है। यहाँ हम लोग डलहौजी में आए थे, फर्स्ट टाइम बर्फ देखने के हिसाब से आए थे। कल से दुआ कर रही थी कि यहाँ पे स्नो और
आज फाइनली यहाँ पे स्नो हो ही गई। ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव इट। माय नेम इज तैयबा, आई एम फ्रॉम मुंबई और हमें नहीं लगा था डल हाउस में बर्फ देखने मिलेगी लाइव, पर अभी देखने मिल रही है तो इट्स ड्रीम्स कम्स ट्रू। डलहौजी एक ऐसा जगह है जहाँ पे स्वर्ग का नजारा है, एक हेवन है। इतना अच्छा कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मुंबई तो बस एक सपनों का शहर है, पर यहाँ पे आके खुलने का, जीने का एक अलग ही अंदाज है। पूरी घाटी अब बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। कुछ एक इलाकों में तो तापमान -डिग्री तक जा पहुंचा है। हालांकि मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम भी उठाए हैं। पुलिस बल को महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। मनाली के नेहरू कुंड तक सभी वाहनों को जाने की अनुमति है, जबकि सोलंग नाला और अटल टनल की तरफ केवल 4x4 वाहनों को ही जाने दिया जा रहा है। शिमला के नारकंडा और फागू समेत ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है। नारकंडा में करीब 3 इंच तक बर्फ गिर चुकी है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, सोनल, सिरमौर, मंडी, शिमला और कांगड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि तमाम दुश्वारियों के बावजूद कुफरी में बर्फबारी देख पर्यटक खुशी से झूम उठे। फिलहाल इनके लिए लफ्जों में अपनी खुशी बयां करना मुश्किल है। स्नोफॉल भी मिल गई, सबसे बढ़िया। पहली बार आए हैं शिमला और फर्स्ट टाइम में स्नोफॉल मिल गई। जयपुर से आया, मेरा नाम जितेंद्र है और पहली बार स्नोफॉल देखी मैंने, बहुत ही मजा आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हुई इस बारिश बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। देहरादून से सागर शर्मा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, मनाली से मनविंदर अरोड़ा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर के अनंतनाग में तो बर्फबारी के बाद माहौल बेहद बर्फीला सा हो गया है। आने जाने में लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन एक्टिव है। लगातार बर्फ को हटाने का काम जारी है। और गुलमर्ग को मानो जन्नत बना हुआ है। बर्फ के फाहे गिर रहे हैं। वहां पहुंचे सैलानी इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। बेशक गुलमर्ग की ये वादियां दिल को लुभा रही हैं। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के ही भद्रवाह की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहाड़ों पर तो पूरी सफेदी है, वहीं मकान, दुकान और रास्ते सब कुछ बर्फ की मोटी चादर के नीचे छिपे हुए दिख रहे हैं। बर्फबारी की तस्वीर अब जम्मू के डोडा से भी सामने आई है। देखिए, पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं, बादल भी काफी नीचे उतरे नजर आ रहे हैं। वाकई में डोडा की भी ये प्राकृतिक खूबसूरती लुभा रही है। उधर उत्तराखंड में टिहरी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी खूब बर्फबारी हो रही है। यहां भी बर्फ के मुलायम फाहे गिरते हुए सर्दी का एक बार फिर एहसास दे रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुफरी का ये नजारा भी बर्फबारी के दौरान देखने लायक है। ठंड फिर से बढ़ गई है और इस बीच बर्फबारी का दीदार करने के लिए सैलानी वहां पहुंच रहे हैं, तो स्थानीय कारोबारियों को भी पर्यटकों की आवाजाही से खुश हैं। और कश्मीर में आज बर्फबारी की कैसी तस्वीरें सामने आई है, ये तो आपने अभी देखा। लेकिन अगर आप कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में कश्मीर के ऊंचे पर्यटन क्षेत्रों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, तो इस रिपोर्ट को देखिए। लेकिन अब बर्फबारी हुई है और जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कुछ देर के लिए बंद हुई इस बर्फबारी की वजह से, क्योंकि काफी फिसलन वहां हो गई। आज जो प्रशासन है वहां जगह जगह जो है नमक फेंका जा रहा है ताकि जो फिसलन
वाली सड़क है उस पे गाड़ियां सही तरीके से चल सकें। वहीं अगर आप मौसम विभाग का माने तो अब हालांकि मौसम खुलेगा, लेकिन अगले 4-5 दिन में फिर एक बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है जम्मू कश्मीर को हिट कर सकती है और उसके चलते और जो है भारी बर्फबारी कई जगह पे हो सकती है। तो काफी जो है खुश हैं यहाँ के लोग और उम्मीद यही है कि आगे भी आने वाले दिनों में काफी बम्पर बर्फबारी हो ताकि जो स्नो डेफिसिट है, रेन डेफिसिट है, पूरा हो। और कई चीजें बदली हैं और ग्लोबल वार्मिंग और जो भी क्लाइमेट चेंज है उसका सीधा असर इस बार घाटी के सर्दी के मौसम में देखा गया है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर। तो फरवरी के महीने में पहाड़ी राज्यों समेत मैदानी इलाकों में अब मौसम की किस करवट बैठने का पूर्वानुमान है, मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी भी सामने आई है। देखिए, राजधानी में गुरुवार की सुबह बारिश और बूंदाबांदी के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार इस वक्त साथ है। सर, पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है, क्या उसी की वजह से जो है तापमान एकदम बदला है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से पूरा वेस्टर्न हिमालय रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में वहाँ रेनफॉल और स्नोफॉल एक्टिविटी रहा, वाइड स्प्रेड एक्टिविटी रहा। आज वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे मूव कर गया है, तो उसके कारण क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जब आती हैं तो टेम्परेचर्स में गिरावट आती है। तो अब हमारा यही है, जो सुबह के टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से जो टेम्परेचर अभी प्रिवेल कर रहे हैं 2 से 3 डिग्री गिर सकते हैं। और अगर आप दिन के टेम्परेचर्स की बात करें, क्योंकि दिन क्लियर रहेगा तो टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बाद फिर एक 25 से एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसके प्रभाव से हमारा अनुमान जो है 25, 26 और 27 को हिमालय में काफी ज्यादा एक्टिविटी रहेगी, रेनफॉल स्नोफॉल एक्टिविटी रहेगी। उसके साथ ही हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल भी जम्मू कश्मीर में 25, 26, 27 को रह सकता है। हिमाचल में भी 26 और 27 को हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल रह सकता है। और उत्तराखंड के लिए हमने 27 के लिए हैवी रेनफॉल स्नोफॉल वार्निंग दे रखा है। तो सर, ये तो पहाड़ी राज्यों में आपने बताया जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसकी वजह से बर्फबारी और बारिश के जो है आशंका है, अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन उसका असर वापस से दिल्ली में और हमारे जितने भी मैदानी इलाके उसमें पड़ सकता है। हाँ, उसमें साथ में जैसे उनका एडजॉइनिंग एरिया है 26 और 27 को, जैसे पंजाब या हरियाणा में, वहाँ लाइट रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा भी जो दूसरा जो एक फिनोमिना चल रहा है कि जैसे प्री मानसून सीजन अभी स्टार्ट हो रहा है, ईस्ट इंडिया में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, हेलस्टॉर्म एक्टिविटी कल रहा। उसका रीजन जहां था एक हाई प्रेशर जोन बना हुआ था, अभी भी बना हुआ है, वहां से हवाएं जा रही थी। तो कन्फ्लुएंस के कारण, हवाओं के कन्फ्लुएंस के कारण वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में वहां हेलस्टॉर्म एक्टिविटी रहा और काफी स्ट्रॉन्ग हवाएं भी रही। और हमारा अनुमान यह है कि आज थोड़ा सा ये फिनोमिना वीक है, इसके बाद कल फिर वहां पे हेलस्टॉर्म एक्टिविटी या थंडरस्टॉर्म रहने का पॉसिबिलिटी रहेगी। और अगर मैं ठंड की बात बोलूं तो अब ये जाती ठंड ही हम इसको कहे या फिर वापस से एक बार बैक मार सकते हैं? देखिए, अभी तो जैसे सीजन वैसे ही चेंज हो रहा है कि कोई टेम्परेचर्स में बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाली नहीं है। और जैसे मिनिमम टेम्परेचर जैसे ही क्लाउडी रहता है तो मिनिमम टेम्परेचर्स थोड़े बढ़ जाते हैं, और जैसे ही कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे मूव करता है उसके बाद थोड़ा गिर जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अभी कोई ठंड कोई ऐसा नहीं रहेगी, ऑलमोस्ट प्लेजेंट ही रहेगी। 25, 26, 27 की आपने अलर्ट जो है वो एक तरीके से जारी किया, लेकिन उसके बाद वापस से मौसम सामान्य, गर्मी वापस से बढ़ने लग जाएगी? हाँ बिल्कुल, जब उस समय रहा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा उस समय टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी, उसके बाद फिर जो यूजुअल फिनोमिना वैसे रहेगा। तो पहाड़ों में जो बर्फबारी हो रही है लगातार, उसकी वजह से जो है दिल्ली और आसपास के मैदानी इलाकों में जो है मौसम में, तापमान में जो है थोड़ी सी गिरावट आई है। और 25, 26, 27 का जो है ऑलरेडी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है पहाड़ी राज्यों के लिए, जहां पे बर्फबारी और बारिश की जो है वो आशंका है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में भी थोड़ा ठंडक जो है वो महसूस किया जा सकता है और उसके बाद तापमान फिर से एक बार बढ़ने लगेगा। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, वीकेंड आ चुका है और सबके चेहरे की खुशी बता रहे हैं कि लोग कितना खुश हैं, तो लिहाजा हो सकता है कि आपका प्लान भी महाकुंभ जाने का हो। ऐसे में प्रयागराज जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि वहां नई व्यवस्थाएं क्या है, क्योंकि पिछली बार वीकेंड पर लोगों को यहां तक पहुंचने में काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी थी, इसलिए इस बार पहले से ही प्रशासन अलर्ट पर है। वीकेंड पर उमड़ने वाली भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस बार प्रशासन ने एक और नई तरकीब निकाली है, और वो तरकीब है पैदल आ रहे श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा रास्ते और ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट कराना। यही वजह है कि तमाम जिन रास्तों पर गाड़ियां फर्राटे भरते हुए चल रही थी, उन
रास्तों को सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए आवंटित कर दिया गया है। सिर्फ पैदल यात्री ही चल रहे हैं। मैं इस समय पर संगम मेला की तरफ जाने वाले एक रास्ते पर मौजूद है। आप देखिए कि सिर्फ यहाँ पर पैदल यात्री ही चल पा रहे हैं और ये पूरा डेडिकेटेड इलाका है। ये यहाँ से संगम की तरफ बढ़ने वाला इलाका है, संगम की तरफ बढ़ रहा है। ये फाफा माऊ से जो लोग आ रहे हैं पैदल, पूरा नो व्हीकल जोन है। गाड़ियों के लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई है, चाहे वो अरेल क्षेत्र हो, चाहे बेला कछार का क्षेत्र हो, चाहे फाफा माऊ का इलाका हो, सभी जगहों पर गाड़ियों की पार्किंग अलग कर दी गई है। लेकिन जो लोग पैदल आना चाहते हैं अपनी गाड़ियों को वहां पार्क करके, उनके लिए एक चौड़ी सड़कें आवंटित कर दी गई हैं कि ताकि भीड़ का मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ज्यादा से ज्यादा देर तक होता रहे। क्योंकि बीते दिनों वीकेंड पर उमड़ी भीड़ से जो प्रशासन ने सबक लिया वो यही था कि भीड़ को ज्यादा से ज्यादा जगह दी जाए ताकि वो चलती रहे, और जब भीड़ चलती रहेगी तो भगदड़ जैसी स्थिति से भी निपटा जा सकेगा। और ये सिर्फ एक जगह का नहीं, ऐसे तमाम रास्ते जो प्रयागराज के तमाम इलाकों से होते हुए संगम की तरफ जाते हैं। आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं। ये देखिए, ये अब ट्रैफिक के लिए ये आउटर ये झूसी की तरफ से आ रहा है। यहाँ पर गाड़ियां चल रही है, ओवरब्रिज है, झूसी ओवरब्रिज है, और ये गाड़ियां यहाँ तक चले, लेकिन मेला क्षेत्र में अलाउड नहीं है। दूसरी तरफ जो भीड़ जा रही है उसको नियंत्रित करने के लिए जो भीड़ यहाँ से जा रही है ये फुट ओवरब्रिज से, तो वहां पर उसको बैरिकेड लगा करके कंट्रोल किया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा करके डाइवर्ट किया जा रहा है। ये भीड़ यहाँ से हमने दिखाया कि अब ये भीड़ यहाँ जा रही है और इसको डाइवर्ट किया जा रहा है झूसी की तरफ, झूसी गंगा घाट की तरफ, संगम के घाट की तरफ, वहां की तरफ डाइवर्ट किया गया है। यानी कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं ताकि वहां पर किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले, भीड़ नियंत्रित हो सके और उसको एक दिशा मिल सके कि भीड़ को आखिर कि जाना कहां है। और यही तमाम प्लान्स पर वीकेंड को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जहां एक तरफ क्राउड मैनेजमेंट तो वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों की पार्किंग को लेकर के भी प्रशासन तैयारियों में जुटा है। और बक्सर के वो लड़के आपको याद होंगे जो कि ट्रेन और सड़क के जाम से बचने के लिए सीधे नाव से प्रयागराज पहुंच गए थे। इस नाव यात्रा की तस्वीरें लोगों ने खूब शेयर की। उसी वक्त चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई थी कि कहीं ऐसी कोशिश बाकी लोग भी ना करें। लेकिन इसे लेकर बक्सर से एक खबर आई है जो खुशी बताएंगे। और ये खबर ये है कि प्रशासन ने बक्सर से प्रयागराज के बीच नाव से आने जाने पर रोक लगा दी है। जी हां, अगर किसी की ट्रेनिंग नहीं है तो नाव से लंबी यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। ये चिंता हमने तब भी जताई थी। उस खबर के बाद अब प्रशासन ने नाव से यात्रा पर रोक लगा दी है। होकर नाव पर सवार चले गंगा के पार। चंद दिनों पहले बक्सर के कुछ युवाओं की बक्सर से प्रयागराज तक की नौका यात्रा ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब फिर से महाकुंभ में जाने के लिए इस तरीके से गंगा नदी में सफर करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। वजह ये है कि बक्सर जिला प्रशासन ने गंगा नदी में इस तरह नाव से यात्रा पर रोक लगा दी है। बक्सर प्रशासन ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि कुंभ स्नान के लिए लापरवाही से सफर कर किसी को जीवन से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। जो लोग बक्सर से प्रयागराज की तरफ नाव के माध्यम से परिचालन कर रहे हैं, करंट के ऑपोजिट वो लोग जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपनी और जो भी उस नाव में परिचालन कर रहे हैं उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है और इसी के चलते जिला प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है और त्वरित तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंध लगाया है। बक्सर से प्रयागराज की दूरी काफी ज्यादा है। साथ ही हकीकत ये भी है कि आमतौर पर नावों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं रहते, लिहाजा इस तरह से गंगा नदी में लंबी दूरी की यात्रा उचित नहीं है। उसमें यदि कोई मोटर खराब हो जाए, लाइफ जैकेट्स का उसमें अभाव पाया गया है, जो नाव जा रही है उसकी गुणवत्ता में अभाव पाया गया है, तो हर परिप्रेक्ष्य में, हर दृष्टिकोण से यद्यपि वो जो है छोटी दूरी तय करने के लिए नाव पर्याप्त हो सकती है, पर इतनी बड़ी दूरी और करंट के ऑपोजिट जाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं है और इसी को संज्ञान में लिया है ताकि श्रद्धालुओं की जान किसी भी प्रकार से खतरे में नहीं पड़े। कुछ दिन पहले बक्सर से कई युवकों ने नाव से प्रयागराज तक की यात्रा की थी। 84 घंटे में 7 लोगों ने 550 किलोमीटर की दूरी नाव से तय की थी। खबर है कि इसके बाद दूसरे लोगों ने भी यही रास्ता अपनाने का प्रयास किया, लिहाजा लोगों की सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन को कदम उठाना पड़ा है और नाव से प्रयागराज तक जाने पर रोक लगा दी है ताकि लोग आस्था के नाम पर जान को खतरे में डालने की कोशिश न कर सकें।
बक्सर से पुष्पेंद्र कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए देखिए, दिल्ली में नई सरकार यानी कि रेखा राज की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय का काम देखना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार नई सरकार की प्राथमिकता में यमुना है। सरकार ने आते ही यमुना को शुद्ध करने के लिए जो कसम खाई थी वो भी दिखने लगा है, उसकी सुध ली है और सरकार युद्ध स्तर पर यमुना साफ करने की बात अब कह रही है। जी हां, सरकार बनने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मां यमुना से आशीर्वाद लिया और ये बता दिया कि यमुना की स्वच्छता उनका पहला बड़ा एजेंडा है। यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। जिस यमुना नदी की सौगंध खाकर बीजेपी दिल्ली में सत्ता के सिंहासन पर आई, उस यमुना नदी के कायाकल्प का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है और वो दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिला रही हैं कि उनकी पार्टी ने यमुना को निर्मल बनाने का जो बीड़ा उठाया है उसे 100% पूरा किया जाएगा। हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। टीम रेखा गुप्ता ने यमुना मैया की पूजा कर नई पारी की शुरुआत की तो सबकी नजरें नई सरकार पर टिक गईं कि अब यमुना को साफ करने के लिए नई सरकार क्या कदम उठाएगी। बताया जा रहा है कि यमुना की सफाई के लिए 4 स्तरों पर रणनीति अपनाई गई है। सबसे पहले यमुना नदी में जमा कचरा, गाद और गंदगी हटाई जाएगी। इसके साथ ही नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और दूसरे प्रमुख नालों की सफाई भी शुरू की जाएगी। मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और कार्य प्रणाली की प्रतिदिन निगरानी होगी। इसके साथ ही डीपीसीसी यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति भी निगरानी करेगी और औद्योगिक इकाइयों के जरिए नालों में डाले जाने वाले कचरे पर कड़ी निगरानी रखेगी। मशीनें लग गई है, काम की शुरुआत होगी। अरे किसी का काम की शुरुआत तो एक से ही शुरू होगा ना, फर्स्ट डे से ही शुरुआत होगी ना, तो शुरुआत हो गई है। और निश्चित रूप से यमुना मैया के जिस प्रकार की सफाई व्यवस्था वगैरह का है, ये जल्दी से जल्दी काम होगा। यमुना सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि दिल्ली की पहचान भी है। यमुना हमेशा से ऐसी नहीं थी। इस यमुना ने अपनी शीतल निर्मल लहरें दिखाई हैं और खुद को सत्ता के उस केंद्र में देखा है जहां नदियां सभ्यता को जिंदा रखने वाली अमृत की तरह मानी गई है। यमुना हमारी आन बान और शान है, हमारी पहचान है। दिल्ली का अगर इतिहास सैकड़ों हजारों वर्ष पहले जो लिखा गया, उसकी शुरुआत अगर किसी से होती है तो यमुना नदी से होती है। यमुनोत्री से निकली निर्मल यमुना को अब दिल्ली में भी निर्मल बनाने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली की नई सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में नाला बनी यमुना को साफ कर उसे शुद्ध और निर्मल बनाया जाएगा, जिसके लिए करीब 3 साल का वक्त रखा गया है। उम्मीद है कि जिस वादे के साथ बीजेपी सत्ता में आई, उस वादे को पूरा कर यमुना को फिर से साफ और स्वच्छ बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात उस गुलदस्ते की करते हैं जो इस वक्त चर्चा में है। दरअसल ये गुलदस्ता कल दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता को उनके दफ्तर में सौंपा गया, लेकिन उसके बाद इस गुलदस्ते के कद्रदानों की लाइन लग गई। उसी गुलदस्ते को करीब 11 लोगों ने नई मुख्यमंत्री को देकर जमकर तस्वीरें खिंचवाई। दरअसल ये बुके जिसके हाथ में आया उसने सीएम रेखा गुप्ता के साथ फोटो खिंचवाई और उसके बाद आगे बढ़ाता चला गया। और जब ये वीडियो सामने आया तो चर्चा शुरू हुई। आप भी देख लीजिए इस गुलदस्ते के पीछे की दास्तान। वैसे तो ये तस्वीर सचिवालय में दिल्ली की मैडम सीएम के वेलकम की है, लेकिन मुख्यमंत्री के स्वागत से ज्यादा इस तस्वीर की चर्चा इस बुके की वजह से है।
तस्वीरों को पढ़ने वाले इस बुके के इस्तेमाल के कसीदे पढ़ रहे हैं। वजह क्या है आप खुद देख लीजिए। जैसे ही मुख्यमंत्री को स्वागत में उन्हें ये बुके दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भेंट किया, उसके बाद यही बुके मैडम सीएम के स्वागत का सूत्रधार मानो बन गया। जो आया उसने इसी बुके को उठाया और मैडम के साथ फोटो क्लिक करा ली। सीएम के स्वागत में समर्पित ये बुके एक के बाद एक 11 लोगों के काम आ गया। एक के बाद एक 11 मेहमानों ने नई सीएम के साथ एक ही बुके के साथ यादगार तस्वीरें खिंचवाईं और बगैर कोई तोहफा लाए और बगैर खर्च स्वागत समारोह के खास अतिथि बन गए। इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि एक आम गृहिणी ने सीएम बनते ही बचत का रास्ता खोज निकाला है। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 2024 में भी जब एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी थी, तब एनडीए की बैठक के बाद सेंट्रल हॉल में ऐसा ही कुछ दिखा, जहां एक ही बुके को घुमा घुमा कर कई सांसदों ने प्रधानमंत्री को सम्मान के तौर पर भेंट किया था। इस तरह की तमाम तस्वीरों के बाद लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या एक ही गुलदस्ते का बार बार इस्तेमाल कोई नई परिपाटी है या फिजूल खर्ची से बचने का कोई नया तरीका है। सियासी गलियारों में नेताओं को महंगे से महंगे बुके देने का रिवाज बड़ा आम है, लेकिन 2017 के बाद से ये प्रचलन थोड़ा बदला है। महंगे तोहफों के नाम पर पैसों की बर्बादी रुके, इसके लिए 2017 में गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि पीएम मोदी का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रधानमंत्री के स्वागत में खादी के रुमाल में रखा एक फूल दे दिया जाए तो बेहतर होगा, या फिर कोई किताब भी प्रधानमंत्री को भेंट की जा सकती है। महंगे बुके के नाम पर फिजूल खर्ची रोकने की ऐसी ही पहल हाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी की है। अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है, जब भी मुख्यमंत्री के रूप में उनका दौरा हो, उस दौरान कोई हार, माला, बुके, फूल, गुलदस्ता लेकर नहीं आएगा। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ये तस्वीर भले ही बुके के बार बार इस्तेमाल की वजह से चर्चा में हो, लेकिन इसे कम से कम दिल्ली की सियासी गलियों में नए तरह के गिफ्ट ट्रेडिशन की शुरुआत तो कहा ही जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगर आप दिल्ली के अमृत उद्यान में लगे फूलों के मेले को मिस कर गए हों तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी नोएडा में भव्य फ्लावर शो का आयोजन हुआ है। नोएडा के सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में गुरुवार से फूलों का मेला लगा हुआ है। ये फ्लावर शो 23 फरवरी तक चलेगा। फ्लावर फेयर में देश विदेश से मंगवाए गए खूबसूरत फूलों की 100 से ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलेंगी। तो बगैर देर किए चलते हैं इस फ्लावर शो में। पुष्प मेले का आगाज हो चुका है और मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में। हर साल की तरह फिर से आज यहाँ पे पुष्प मेले का आगाज हो चुका है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आगाज किया जाता है इस मेले का। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ आकर्षण का जो केंद्र है वो यहाँ पे ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया फूलों से, लगभग इसकी 35 फीट इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से इस मंदिर के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। और ऐसे नहीं, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस मंदिर के अलावा महाकुंभ के भी कई आकृतियां दिखाई गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पत्तों से हाथी बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस तरफ भी काफी सारी थीम बनाई गई है। वहाँ जैसे यहाँ पे कलश बनाया गया है और काफी यहाँ पे आकर्षण का केंद्र है। मैं आपको बता दूं लगभग 10 राज्यों के ये राष्ट्रीय पुष्प और 100 से ज्यादा फूलों की प्रजातियां यहाँ पे फूलों की पेश की गई हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि उस तरफ स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पे तो केवल आप फूलों के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, फूलों का आनंद ले सकते हैं, जो कि तरह तरह के कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे फूलों को सजाया गया है। और सब बच्चे से लेकर जवान तक यहाँ पे सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। आप फ्लावर शो में आई हैं, किस तरीके का लग रहा है आपको? बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना अच्छा वैसे लग रहा है नेचर हैज ऑन इट्स फुल ब्लूम। स्प्रिंग का असली मजा यहीं पे लग रहा है बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा आकर्षित आपको क्या चीज लग रही है यहाँ? ये वाला मंदिर और जिन्होंने डिफरेंट एकदम आर्किटेक्ट्स बनाए हैं डिफरेंट फ्लावर्स के, बहुत ही ब्यूटीफुल। बेटा आप भी देखने आए हैं? हाँ। कौन से फूल आपको ज्यादा पसंद है? सारे। देख सकते हैं कि बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान हर कोई खुश है, यहाँ पे फ्लावर शो का आनंद उठा रहा है। और मैं आपको बता दूं ये फ्लावर शो अगले 4 दिन तक चलेगा।
चलिए अब आपको इराक के रहने वाले एक ऐसे शख्स से हम मिलवाते हैं जिसने अपने शौक को जीने का मकसद बना लिया है। बर्ड सेंचुरी बनाने के इस मकसद में न सिर्फ वो सफल हुए हैं बल्कि परिंदों को प्राकृतिक रूप से रहने का आशियाना भी बनाया है। और आज उनकी इस बर्ड सेंचुरी के हरे भरे वातावरण में 700 से ज्यादा परिंदे सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। देखिए। अगर शौक को ही रोजगार बना दिया जाए तो जिंदगी सुकून से भर जाए। इराक के दक्षिणी शहर बसरा के रहने वाले मुश्ताक तालेब ने पक्षी पालन के शौक को व्यवसाय में बदलकर कुछ ऐसा ही किया है। तालेब ने दरअसल 2019 में कुछ परिंदों के साथ इस बर्ड सेंचुरी की शुरुआत की थी। बाद में कुछ और परिंदों को खरीदकर तालेब ने सेंचुरी को विस्तार दिया। अब इस बर्ड सेंचुरी में पक्षियों के रहने के लिए प्राकृतिक पेड़ों की भरमार है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों को शांति और सुकून भी मिलता है। आइडिया छोटा था। मेरे और परिवार के लिए सुकून की एक जगह की तलाश थी और हमने थोड़ी संख्या में पक्षियों को लाकर इसे बदल दिया। फिर हमने इस विचार को विकसित किया और इसे बड़ा बनाया क्योंकि हमने उन्हें प्रजनन करते हुए देखा। परिंदों से लगाव रखने वाले लोग यहाँ से उन्हें खरीद कर भी ले जाते हैं। एक जोड़ी की कीमत $10 से $100 तक होती है। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बावजूद तालेब ने सजावटी पक्षियों की 9 से अधिक प्रजातियों के लिए बेहद उपयुक्त वातावरण बनाया है। बदलती जलवायु और प्रदूषण की वजह से इराक में कई पक्षियों पर जलवायु का प्रभाव पड़ा है। हमने इस अभयारण्य की स्थापना की, दुर्लभ और विशिष्ट प्रजाति के पक्षियों को लाने की कोशिश की और उन्हें रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण बनाया जिसमें वो रहते हैं। आज तालेब के पास 700 से अधिक पक्षी हैं जो उनके अभयारण्य के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, किसी ने क्या खूब कहा है, घमंड ना करना इस जिंदगी में, वक्त बदलता रहता है, ये शीशा वही रहता है, बस चेहरा बदलता रहता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीपिका आप। हम तो कहेंगे कि बदला चेहरा किसी का भी हो, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, क्योंकि खुशी ही तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात है। ये है तो हमारे पास सब कुछ है। बिल्कुल, ये है तो हमारे पास सब कुछ है। तो खुशी देखिए, जिस तरह से ये खुश रहती है ना, वैसे ही हम सबको भी खुश रहना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बड़े काम की ये खुशी होती है। वीकेंड शुरू हो रहा है, अपनों के साथ या खुद के साथ भी वक्त बिताएं। सोमवार को फिर हम सभी इसी तरह से हाजिर होंगे, गर्मा गर्म चाय और ढेर सारी खबरों के साथ। तो आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।